जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई 2022 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यक्तिगत इकाइयाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है। उपयोगिता का संबंध है। उपयोगिता का संबंध मानव की आवश्यकता की पूर्ति से है। आपको भूख लगी है और आपकी भूख की आवश्यकता की पूर्ति सेब फल ने कर दी, तो ये क्या है? उपयोगिता आपको सेब से मिली। तो उपयोगिता क्या है? मानवीय आवश्यकता की पूर्ति है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ये देखिए, ये सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, 0 से नीचे यानी ऋणात्मक, तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो ये आपकी कुल उपयोगिता हो गई। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। स्थानापन्न वस्तु चाय और कॉफ़ी जो हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। क्यों है स्थानापन्न वस्तु? क्योंकि आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि अल्पकाल में हम भूमि, पूंजी आदि को स्थिर रखकर केवल श्रमिक को में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध किससे है? अल्पकाल से है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा की जाती है। डैश अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल में हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस सभी को परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, कपास कच्चा माल है, परिवर्तनशील लागत है। यदि आप उत्पादन नहीं करते हैं तो कच्चे माल की लागत क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यही कहा है कि उत्पादन बंद करने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। कोई भी क्रेता विक्रेता मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। यदि मान लीजिए आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं और उसकी कीमत कम है, तो आप ज़्यादा बेचेंगे या कम बेचेंगे, तो उसकी पूर्ति कैसी हो जाएगी? कम। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा, सरकार निम्नतम सीमा कृषि पदार्थों की निर्धारित करता है कि इससे कम मूल्य पर वस्तु नहीं बिकेगी। उसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत या न्यूनतम समर्थन मूल्य। मजदूरी और श्रम की पूर्ति में धनात्मक अनुपात होता है, यानी यदि मजदूरी बढ़ जाए तो क्या होगा? मजदूर ज़्यादा मजदूरी करने पसंद करेंगे, यानी मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धनात्मक संबंध, दोनों चीज़ें बढ़ रहे हैं। साम्य कीमत आंसर है ई। साम्य कीमत पर क्या होता है? मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। जहाँ भी साम्य होता है वहाँ दो चीज़ें बराबर होती हैं। औसत संप्राप्ति, इसका आंसर है जी। तो औसत संप्राप्ति का फॉर्मूला है कुल संप्राप्ति बटे उत्पादन की मात्रा। द्विअधिकार नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी दो विक्रेता। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है आय और रोजगार का सिद्धांत। मैक्रो का अर्थ है व्यापक, मैक्रो यानी व्यापक। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म बताना है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? देखिए, यदि मान लीजिए कि आपकी आय में परिवर्तन, आपकी आय 100 से 200 रुपये हो जाए, तो अब आप उपभोग, पहले 100 रुपये आपकी आय थी तो आप 50 रुपये उपभोग पर खर्च करते थे। अब 100 रुपये आय हो गई तो अब आप
कितना करेंगे, 50 से ज़्यादा करेंगे, कितना ज़्यादा करेंगे, ये आपको कौन बताएगी, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, कि आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ। सीमांत बचत की प्रवृत्ति क्या बताती है कि आय में परिवर्तन के कारण बचत में कितना परिवर्तन हुआ। 100 से 200 आय हुई, पहले आप 50 रुपये बचा रहे थे, अब आप ज़्यादा बचाएंगे या कम बचाएंगे, ये कौन बताएगा, सीमांत बचत की प्रवृत्ति। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार संतुलन कहाँ होता है। संतुलन साम्य कहाँ होता है, जहाँ दो चीज़ बराबर होती है, जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, रोजगार संतुलन होता है। या जहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग होती है वहाँ पर रोजगार संतुलन होता है। सत्य असत्य विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है। जो कीन्स है वो ये कहते हैं कि विकासशील राष्ट्र जो हैं वो घाटे का बजट बनाएं और घाटे के बजट के माध्यम से वो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करें, जिससे कि देश विकास कर सकता है, इसलिए उनके लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है। यह कथन सही है। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष होती है, इसलिए यह गलत है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, यह सही है। भुगतान शेष में केवल दृश्य मदें आती हैं, तो केवल दृश्य नहीं, दृश्य और अदृश्य 2 मदें आती हैं। दृश्य यानी वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य यानी सेवाओं का आयात निर्यात। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, तो यह कथन सही है। व्यापार संतुलन में केवल अदृश्य मदें आती हैं, तो यह गलत है, इसमें केवल अदृश्य नहीं बल्कि दृश्य मदें ही आती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाई अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म और विशिष्ट उद्योग। यदि आपको ये याद ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग आदि। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए कि हमने जो भी उत्पादन किया है वो बाजार में बेचने के लिए किया है, तो फिर वो अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। उपज या उत्पादन को बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचा जाता है। उपयोगिता किससे कहते हैं, तो यदि आपको मान लीजिए भूख लगी है और आपने सेब खाया और सेब से आपको जो संतुष्टि मिली उसे हम क्या कहेंगे, उपयोगिता। तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की वह शक्ति है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। उपभोक्ता का बजट 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। उपभोक्ता का बजट 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की दी गई कीमत के आधार पर खरीद सकता है। मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 रुपये है या 100 रुपये है, इससे आप समोसा और कचौड़ी खा सकते हैं। तो समोसा और कचौड़ी के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आधे समोसा आधे कचौड़ी, या फिर समोसा ज़्यादा तो कचौड़ी कम, और कचौड़ी ज़्यादा तो समोसा कम। तो इन सभी संयोग जो है वो आपको उपभोक्ता का बजट तो आपका जो है जितने पैसे हैं उतने ही हैं, पैसे तो आपके बढ़ेंगे नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता का बजट। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता का वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है जहाँ पर प्रतियोगिता के आधार पर क्रय विक्रय होता है और सभी वस्तुओं का मूल्य समान होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, जिसमें प्रतियोगिता के आधार पर क्रय विक्रय होता है। अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, तो बाजार हम उसे समझते हैं जहाँ हम जाते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा डिफरेंट है। आप घर से भी क्या करते हैं, आपका घर भी बाजार है, क्योंकि आप मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो अर्थशास्त्र में बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां क्रेता विक्रेता किसी वस्तु विशेष के लिए
के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। यदि आप घर पर मोबाइल से निकट संपर्क में हैं तो भी घर आपका बाज़ार है। बाज़ार मूल्य किसे कहते हैं? आप बाज़ार में जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार मूल्य। बाज़ार मूल्य वह मूल्य होता है जो वास्तव में बाज़ार में प्रचलित होता है। यह अस्थायी होता है, क्योंकि आप यदि टमाटर को देखें तो रोज़ डेली टमाटर की जो प्राइस है वो क्या होगी? बदलती रहेगी। तो ये क्या है? अस्थायी मूल्य है। सामान्य मूल्य क्या होता है कि मान लीजिए कि टमाटर जो है आपको किसी दिन 15 रुपये किलो मिलते हैं और किसी दिन आपको टमाटर 5 रुपये किलो मिलते हैं। तो टमाटर आपको 5 से 15 रुपये के बीच में ही मिलते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि आजकल टमाटर का क्या रेट चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि 10 रुपये के आसपास, यानी कभी तो 10 से ज़्यादा और कभी 10 से कम। तो 10 रुपये क्या है? सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में बाज़ार में पाया जाता है। और यह स्थायी मूल्य होता है, क्योंकि 10 रुपये स्थायी है, कभी 10 से ज़्यादा मिलेगा, कभी 10 से कम मिलेगा। फिर है अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें समरूप और विभेदीकृत वस्तुओं के कुछ ही उत्पादक होते हैं। मतलब अल्पाधिकार में या तो वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी हो सकती हैं और कभी कभी अलग भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़े से ही विक्रेता होते हैं, इसमें विक्रेता बहुत अधिक नहीं होते। अल्पाधिकार की विशेषता क्या है? इसमें बड़ी फर्मों की छोटी सी संख्या, मतलब बड़ी फर्में तो बड़ी होती हैं लेकिन बड़ी फर्में बहुत अधिक नहीं होती हैं, थोड़ी सी ही बड़ी फर्में जो हैं उद्योग में होती हैं। अंतर्निर्भरता, ऊंची मात्रा, ये फर्में जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होती है, यानी एक ने कीमत को घटाया तो दूसरे को भी कीमत घटाना पड़ती है। प्रवेश में बाधा, ये कोई नई फर्म अगर इनके व्यापार में प्रवेश करना चाहती है तो ये ऐसा नहीं होने देते। गैर कीमत प्रतियोगिता, कीमत तो सब एक ही रखते हैं लेकिन कुछ सुविधाएं दे देते हैं प्रतियोगिता के लिए, विज्ञापन देते हैं, घर पर जाकर डिलीवरी कर देते हैं, मुफ्त वस्तुएं दे देते हैं। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं ये सभी निजी नियंत्रण में होते हैं। इन पर किसी पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इन्हीं का स्वामित्व और इन्हीं का नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पहला तो उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है, और दूसरा स्वतंत्र प्रतियोगिता, यानी किसी भी वस्तु के मूल्य के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता होती, क्रेता विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। किसी देश में एक वर्ष में, देखिए राष्ट्रीय आय क्या है कि एक वर्ष में जितना भी देश के अंदर उत्पादन होगा वो राष्ट्रीय आय, इसमें से हम मूल ह्रास जो है उसको घटा देते हैं, और यदि विदेशों से कुछ आय प्राप्त हुई है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है कि एक देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें से मूल ह्रास को घटाया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। फिर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ मतलब जैसे आप कोई चेयर लेते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलेगी, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जो थोड़े लंबे समय के लिए चलती हैं। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और इन्हें बार बार खरीदा नहीं जाता। मुद्रा का अर्थ लिखिए। तो मुद्रा का जो अर्थ है वो है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हार्टले ब्रदर का ये कथन है। जैसे मुद्रा का कार्य क्या है, जैसे मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं को खरीदते हैं, तो ये विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापन, मुद्रा में ही हम मूल्य को व्यक्त करते हैं, और मूल्य का संचय, मुद्रा में ही हम मतलब अपने पास धन का संचय करते हैं। बैंक क्या है? बैंक वह है जो बैंकिंग का कार्य करे। बैंक क्या काम करती है? बैंक जो है वो आपके धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है और उसके माध्यम से ऋण प्रदान करती है। सरकारी बजट किसे कहते हैं? किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय का आकलन को बजट कहते हैं। सरकार जो है एक वर्ष के अंदर उसे कितनी आय होगी और कितने व्यय होंगे इसका आकलन करके जो
एक प्रपत्र बनाती है, उसे हम सरकारी बजट कहते हैं। सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, मतलब सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए पैसा खर्च करती है। आर्थिक स्थिरता, सरकार बजट के माध्यम से ऐसे प्रयास करती है जिससे ना तो तेजी आए और ना ही मंदी आए, आर्थिक स्थिरता रहे। संतुलित आर्थिक विकास, जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं हमारे देश के, बजट के माध्यम से उनको पैसा दिया जाता है जिससे वो भी क्या हों, विकसित क्षेत्र बन जाएं। रोजगार सृजन, जिनको रोजगार नहीं मिलता, बजट के माध्यम से सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे कि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। फिर है व्यापार संतुलन, किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के बीच। देखिए, आप पहले से समझ लें, व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि अगर हम दूसरे देशों से हमने कितना आयात किया और कितना निर्यात किया, इन दोनों का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अब भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? तो भुगतान संतुलन में हम केवल ये वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को तो शामिल करेंगे ही, इसके साथ साथ जो अदृश्य मदें होती हैं, वस्तुओं को तो हम देख सकते, सेवाओं को नहीं देख सकते, तो सेवाओं के आयात निर्यात को भी, एक पक्षीय हस्तांतरण को भी हम शामिल कर लें। यानी केवल दृश्य मदों को शामिल करें तो व्यापार संतुलन, और दृश्य और अदृश्य दोनों मदों के आयात निर्यात को शामिल करें तो भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन से आशय एक देश के समस्त आयात निर्यात तथा अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड से इसका विवरण लिखेंगे। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समूह का अध्ययन नहीं किया जाता। छोटे छोटे चरों का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है और बड़े चरों का अध्ययन नहीं किया जाता। कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। या तो हम वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं, या सेवा की कीमत, या उत्पत्ति के साधन की कीमत निर्धारित करते हैं, और इसमें मांग और पूर्ति की दशाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन सब पर जो है सरकार या सरकार के किसी प्राधिकरण जो है उसका नियंत्रण और स्वामित्व होता है। यानी निजी लोगों की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार की ही भूमिका होती है। इसकी विशेषता क्या है? सामाजिक स्वामित्व, उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उस पर समाज या सरकार का स्वामित्व होता है, और सरकार जो है किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए काम नहीं करती बल्कि सभी लोगों के, समाज के लाभ के लिए कार्य करती है। आर्थिक स्वतंत्रता अनुपस्थित, व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती कि वो कोई निर्णय ले सकें, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसके पास होता है? सरकार के पास। सरकार जो भी इन प्रश्नों का समाधान निकालती है वो समाज के लाभ के लिए निकालती है, ना कि किसी व्यक्ति के लाभ के लिए। कीमत यंत्र, कीमत यंत्र क्या होता है? यानी मांग और पूर्ति की शक्ति। तो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ इस अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होती, क्योंकि कीमत जो है वो सरकार ही निर्धारित करती है। अगला है पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाला पहला तत्व है वस्तु की कीमत। विवरण बहुत सरल है, बस आपको विवरण में ये लिखना है कि जो पॉइंट है उसके कारण पूर्ति बढ़ेगी या पूर्ति घटेगी। यदि वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाए तो पूर्ति क्या होगी? पूर्ति भी बढ़ जाएगी। आप बढ़ी हुई कीमत पर ज़्यादा वस्तु बेचोगे, पूर्ति बढ़ जाएगी। यदि वस्तु की कीमत घट जाए तो अब आप कम वस्तु बेचना पसंद करोगे तो पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इतना ही लिखना है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति बढ़ जाती है। पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। फर्मों की संख्या, यदि फर्मों की संख्या बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, और फर्मों की संख्या घटने पर पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फर्म का उद्देश्य यदि अधिक लाभ कमाना है तो पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस इतना ही आपको लिखना है।
पूर्ति के नियम को लिखिए। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप वस्तु को बेचने वाले हैं, अगर आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी तो आप ज़्यादा वस्तु बेचोगे, पूर्ति बढ़ जाएगी। यदि मान लीजिए कीमत घट जाए तो क्या होगा, आप अब कम वस्तुएं बेचोगे तो पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति, इन दोनों के बीच धनात्मक संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, और कीमत घट जाती है तो पूर्ति घट जाती है। अब इसको यदि हम टेबल में बताएं तो कीमत 1 2 3 4 बढ़ रही है और पूर्ति 2 4 6 8 बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रही है। यानी कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। ये एस रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, पूर्ति रेखा, जो बता रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ेगी। मितव्ययिता विरोधाभास क्या है? मितव्ययिता विरोधाभास क्या बताता है कि यदि मान लीजिए कि आप बचत करते हैं, आप बचत करते हैं तो बचत करना कैसी बात है, अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात है। लेकिन यदि समाज में सभी लोग बचत करने लगे, अब सभी लोग यदि बचत करेंगे तो ना तो कोई खर्च करेगा, ना कोई उत्पादन करेगा, ना कोई उपभोग करेगा, तो अब पूरी आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यानी पूरी समाज के लिए बचत करना अच्छी बात नहीं है। यानी हमने, एक व्यक्ति ने तो बचत करना अच्छी बात था, और लेकिन सभी लोगों के लिए बचत करना अच्छी बात नहीं, यही क्या है, विरोधाभास है। यानी यदि एक व्यक्ति, यदि सभी लोग बचत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सबने क्या किया, बचत की, तो अब कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही तो बचत बढ़ नहीं रही, बल्कि और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा, ना कोई उत्पादन कर रहा, ना उपभोग कर रहा, ना कोई विनिमय कर रहा, ना वितरण कर रहा, तो क्या होगा, बचत तो आप बढ़ाने के लिए कर रहे थे लेकिन अब वो बढ़ नहीं रही, बल्कि क्या हो रही, या तो उतनी ही आपकी बचत है वो उसको रख कर बैठे रहो, तो बचत या तो उतनी ही रहेगी या फिर कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत करते हैं, बचत का अनुपात बढ़ा देते हैं, यानी बचत को बढ़ाना, आय में से यदि हम बचत को बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था में बचत की कुल मात्रा है, यहाँ पर कुल के बाद आपको क्या लिखना है, मात्रा। तो बचत की कुल मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। यदि सभी लोग बचत करते हैं तो बचत की कुल मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। इससे या तो बचत में कमी आएगी या बचत अपरिवर्तित रहेगी, यानी बचत या तो उतनी ही रहेगी या कुछ समय के बाद बचत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? जैसे यदि मान लीजिए कि आप आशा करते हैं कि मैं 1 साल के अंदर 200 रुपये जो है वो निवेश करूँगा, या 200 करोड़ रुपए किसी फैक्ट्री में निवेश करूँगा, लगाऊँगा, तो यह आपने चूँकि इच्छा की है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्याशित निवेश। आप जितने निवेश की आशा करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित निवेश। लिखेंगे क्या, प्रत्याशित निवेश या इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा करते हैं, करने की या निवेश करने की इच्छा करते हैं। मतलब आपके पास जो आय है या आपका जो रोजगार है उससे आप जितना भी निवेश करने की इच्छा या आशा रखते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रत्याशित निवेश। जैसे एक उत्पादक 1 वर्ष के अंत तक भंडार में 200 रुपये मूल्य की वस्तुओं को जोड़ने की योजना बनाता है, तो ये क्या होगा, उसका प्रत्याशित निवेश कहलाएगा। सरकारी बजट का महत्व। पहला महत्व हिसाब देयता। बजट जो होता है उसके माध्यम से जो सरकार होती है या जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता को हिसाब देते हैं। क्या हिसाब देते हैं, जो पैसा है वो सही ढंग से खर्च किया गया है, जो स्वीकृति दी गई थी उसी के हिसाब से पैसा खर्च किया गया है या नहीं। आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण। यदि सरकार को पता लगाना है कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है, देश में कितना पूंजी निर्माण हुआ है, कितना निवेश हुआ है, कितनी बचत हुई है, तो बजट के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है। आर्थिक नियोजन में सहायक। प्रत्येक सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है, और जो विकास की योजनाएं होती हैं उनके लिए धन की आवश्यकता होती है,
और ये जो धन होता है वो बजट के माध्यम से प्राप्त होता है। घाटे के बजट का अर्थ और प्रकार। घाटा कब होता है? मान लीजिए आपकी जो है आय की अपेक्षा आप व्यय ज़्यादा कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। तो घाटा कब होता है? जब सार्वजनिक व्यय, सरकार व्यय ज़्यादा करती है और आय कम करती है तो सरकार को घाटा हो जाता है। तो घाटे के बजट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट या सरकार के व्यय सरकार की प्राप्तियों से अधिक होते हैं। सरकार के सार्वजनिक व्यय आप ऐसा लिख सकते हैं, जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होते हैं तो उसे बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा 3 प्रकार के होते हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है कि मान लीजिए कि वस्तु की ये कीमत है, इस कीमत पर आप इतनी वस्तु खरीद रहे हैं। यदि आप वस्तु कम खरीदें तो भी यही कीमत है, ज़्यादा खरीदें तो भी यही कीमत है। यानी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मांग 3 प्रकार से परिवर्तित हो गई, तो मांग में कई परिवर्तन हो लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार। मांग पूरी लोचदार है, कितनी भी बढ़ सकती है या कितनी भी घट सकती है। तो पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। चित्र बनाना बहुत सरल है, आप एक बेसिक ये चित्र बनाइए। मांग को घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये कीमत है, ये पहली डिमांड है, ये D1 हो गई, ये D2 हो गई। फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? तो पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है कि ये मांग जो है वो एक ही है। कीमत पहले इतनी थी, कीमत बढ़ गई तो भी इतनी मांग है, कीमत घट गई तो भी इतनी ही मांग है। यानी कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। जैसे नमक सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, आप उतना ही नमक खाएंगे, कम और ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, तो वो क्या हो गई? बेलोचदार। जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होता है, मूल्य में अधिक परिवर्तन हो रहा है होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। चित्र बहुत सरल है, ये कर दीजिए। ये मांग में कई परिवर्तन हो गए, कीमत जो है कई प्रकार से परिवर्तित हो गई लेकिन मांग जो है वो एक ही है। कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि लोच और बेलोच क्या होता है। लोच का अर्थ होता है जैसे रबर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसे ही टमाटर हैं, सस्ते हो जाएं तो मांग बढ़ जाएगी, महंगे हो जाएं तो घट जाएगी, तो लोचदार मांग है। बेलोचदार का मतलब है मांग ना तो बढ़ सकती है ना ही घट सकती है। जैसे कि दवाइयाँ हैं, ऐसा तो नहीं कि सस्ती हो जाए तो हम ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे तो दवाई की मांग क्या हो जाएगी? बेलोचदार। तो आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है कि ये यदि पॉइंट में जो है वो बढ़ सकता है और घट सकता है तो हम कहेंगे लोचदार है मांग, और यदि बढ़ घट नहीं सकता तो हम क्या कहेंगे? मांग बेलोचदार है। तो समाज में धन का वितरण, यदि मान लीजिए कि आपकी क्लास में केवल एक बच्चे के पास पैसे हैं और बाकी लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो मांग ज़्यादा होगी या कम मांग होगी, क्योंकि यही व्यक्ति अकेला मांग करेगा। तो ये धन का वितरण कैसा है? असमान। यदि धन का वितरण असमान होता है तो मांग जो है कम लोचदार होती है, और धन का वितरण समान है, सबके पास बराबर पैसे हैं तो सब मांग करेंगे, तो मांग कैसी हो जाएगी? अधिक लोचदार। तो धन का वितरण जो है समान होने पर मांग लोचदार होती है और असमान होने पर मांग कम लोचदार होती है। फिर है समय। यदि मान लीजिए आपके पास कम समय है तो आप मांग को बढ़ा सकते हैं क्या? कम समय में हम ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, तो मांग कम लोचदार होगी, और अधिक समय होगा तो मांग अधिक लोचदार होगी।
अगला है उपभोक्ता की आदत। यदि आपको किसी चीज़ की आदत लग जाए तो फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी? बेलोचदार। वस्तु का गुण यदि मान लीजिए अनिवार्य वस्तु है, जैसे दवाई अनिवार्य होते हैं तो उनकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार। आरामदायक वस्तु है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके उपभोग में कमी भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? लोचदार हो जाएगी। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? लागत वक्र नीचे की ओर आते हैं, यानी पहले लागतें घटती हैं और फिर लागतें बढ़ती हैं। यू आकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि भूमि आपके पास बड़ी है और इस बड़ी भूमि पर केवल एक श्रमिक काम कर रहा है तो क्या होगा? लागत ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा श्रमिकों को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे जैसे कुआं है उसका पूरा, ट्रैक्टर है उसका पूरा प्रयोग होने लगेगा, जो भी आपके पास संसाधन है उनका पूरा प्रयोग होने लगेगा, तो लागतें क्या होंगी? घटने लगेंगी। क्योंकि आपका ट्रैक्टर यूज़ में आ रहा है या कुआं यूज़ में आ रहा तो उतनी तो लागत आएगी, भले ही आप एक श्रमिक से काम कराएं या ज़्यादा श्रमिकों से, चाहे आप कम उत्पादन करें या ज़्यादा। जैसे जैसे आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाएंगे यानी उत्पादन को बढ़ाएंगे तो प्रति इकाई लागत क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन आप श्रमिकों की भी सीमा है। मान लीजिए भूमि पर 4 ही श्रमिक काम कर सकते हैं, आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाएं तो फिर क्या होगा? कुछ काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे, तो लागतें घटने के स्थान पर क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो लागत क्या होती हैं? प्रारंभ में तो लागतें गिरती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। इसलिए लागत वक्र यू आकार का होता है। अब लागतें घटने और बढ़ने के कारण आंतरिक और बाह्य बचतें होती हैं। आंतरिक बचतें जो हैं वो मुख्य होती हैं लागत को घटाने के लिए। अब जो आंतरिक बचतें होती हैं वो क्या होती है? पहली हैं तकनीकी बचतें। तकनीकी बचतें यानी पहले आप हल से खेती कर रहे थे और अब आप ट्रैक्टर से खेती करने लगे, तो बचत होगी ना, और बचत होगी तो आपकी लागतें पहले गिरेंगी। लेकिन ट्रैक्टर की भी सीमा है, जब आप उससे ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ट्रैक्टर ख़राब होने लगेगा, लागतें बढ़ जाएंगी। विवरण बहुत सरल है। विवरण में आपको केवल ये लिखना है कि प्रारंभ में तकनीकी बचतों के कारण जो लागत है वो घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद तकनीकी अबचत के कारण लागत क्या है? बढ़ने लगती हैं। प्रारंभ में तकनीकी बचतों के कारण लागतें घटती हैं, बाद में तकनीकी अबचत के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। श्रम संबंधी बचतें, पहले आप श्रमिकों को अच्छे से काम सिखाते हो, श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करते हो तो लागतें घटती हैं। लेकिन श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी सीमा होती है। इसके बाद भी यदि आप उनसे काम करवाओगे, श्रमिक से एक सीमा से ज़्यादा काम करवाओगे तो उसकी क्षमता घटने लगेगी और लागतें बढ़ने लगेंगी। विवरण बहुत सरल है। आपको केवल ये लिखना है कि प्रारंभ में श्रम संबंधी बचतों के कारण लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद श्रम संबंधी अबचत के कारण लागतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। अगला है विपणन संबंधी बचतें। आप माल को बेचने के लिए, मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, अब आप उसमें कम ले जाओ तो लागतें ज़्यादा आएंगी और ज़्यादा माल ले जाओ तो लागत कम आएंगी। तो प्रारंभ में जब आप थोड़े से ज़्यादा माल की संख्या बढ़ाते हो तो लागत घटती हैं। लेकिन ट्रैक्टर की सीमा है, आप बेचने जा रहे हो, उससे ज़्यादा भी यदि आप माल उस पर ला दोगे तो हो सकता है माल गिर जाए, लागतें बढ़ने लगेंगी। तो प्रारंभ में क्या लिखेंगे आप कि प्रारंभ में विपणन संबंधी बचतें प्राप्त होने के कारण लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद अबचतों के कारण लागतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। प्रबंधकीय बचत, यदि एक प्रबंधक है, प्रारंभ में वो केवल कुछ श्रमिकों का निरीक्षण कर रहा था तो लागतें ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि आपको तो उसको जितना वेतन देना है उतना ही देना है, चाहे वो कम श्रमिक रखो या ज़्यादा। अब धीरे धीरे जब आपने ज़्यादा श्रमिकों को रखा तो उतने श्रमिकों में प्रबंधक का वेतन बढ़ गया, यानी लागतें क्या हो जाएंगी? घटने लगेंगी। लेकिन प्रबंधक की भी सीमा होती है, उससे ज़्यादा यदि आप श्रमिकों को रखेंगे तो वो सभी श्रमिकों को देख नहीं पाएगा और सभी श्रमिक अच्छे से काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो लागत अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगेंगी। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि प्रारंभ में प्रबंधकीय बचतें प्राप्त होने के कारण
लागतें क्या थी, घटती हैं और बाद में आवश्यकताओं के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। ये क्वेश्चन में आपको श्रम की इकाइयाँ दी गई हैं, कुल उत्पादन दिया गया है और आपको सीमांत उत्पाद की गणना करना है। ये दोनों कॉलम आप आंसर में जैसे दिए हुए हैं वैसे उतार लेंगे। सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा टीपी मतलब होता है कुल उत्पादन में वृद्धि और डेल्टा एल का मतलब होता है श्रम में वृद्धि। तो आप देखिए श्रम में वृद्धि हर बार एक ही हो रही है, 0 में से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी केवल 1 1 की वृद्धि, यानी भाग हमें किसका देना है, 1। अब यदि हम किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, तो हम भाग ना दे के केवल डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, डेल्टा ये है टीपी कुल उत्पाद, और कुल उत्पाद में वृद्धि अभी 0 है तो वृद्धि तो निकलेगी नहीं, तो हम डैश निकाल देंगे। अब पहली इकाई ने 15 उत्पादन किया, अब तो 0 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब 15 में यदि हम डेल्टा एल 1 का भाग दें तो भी 15 ही आएगा, तो हम भाग नहीं देंगे। फिर हम 15 में से 35 माइनस करेंगे तो 20, 35 में से 50 माइनस करेंगे तो 15, और 50 में से 40 माइनस करेंगे तो 10, और 40 में से 48 माइनस करेंगे तो 8। तो इस प्रकार से हम सीमांत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। फिर आपको आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना है। तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में का फॉर्मूला होता है कि हम मजदूरी, किराया या लगान, लाभ और ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मजदूरी है 30,000, किराया है 3,000, लाभ है 40,000 और ब्याज है 5,000। इन्हें हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मूल ह्रास जो है उसे हमें गणना में नहीं लेना है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं? तो हम देखते हैं व्यावसायिक बैंक मुद्रा का निर्माण कैसे करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में जमा किए पैसे, आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। 10,000 रुपये में से बैंक पूरे 10,000 रुपये तो दूसरे को ऋण देगी नहीं। 10% यदि CRR है तो 10,000 यानी 1,000 रुपये बैंक क्या करेगी, अपने कोष में रखेगी और बाकी 9,000 रुपये जो है वो ऋण के रूप में किसी दूसरे को दे देगी। अब कोई दूसरा व्यक्ति बैंक के पास ऋण लेने आता है, तो जब ऋण लेने इतना ऋण के रूप में दे सकती है, जब कोई व्यक्ति ऋण लेने आएगा तो बैंक क्या करेगी कि उसके खाते में 9,000 रुपये जमा कर देगी ऋण के रूप में। लेकिन इस 9,000 में से भी 10% क्या है, CRR के रूप में रखा जाएगा और शेष राशि क्या की जाएगी, ऋण के रूप में दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा कि बैंक 10,000 में से कई लोगों को ऋण दे सकती है। तो मूल जमा तो 10,000 थी, लेकिन CRR के रूप में बैंक जो है, जैसे अभी बैंक के पास कुल जमा कितनी हो गई, 19,000, जबकि प्राथमिक जमा कितनी थी, 9,000। तो CRR 10% है, यानी 10,000 से 1,00,000 जो है जमाएं बैंक सृजित कर सकती है। इसको आप शॉर्ट में ये समझें कि 10,000 से ही 10,000 में से बैंक ने 9,000 ऋण दिया, इस
CRR के रूप में अपने कोष में रख लिया। अब इसमें से भी 10% रखेगी, फिर ऋण देगी, फिर जो राशि आएगी उसमें से भी 10% रखेगी, ऋण देगी। तो मूल जमा तो 10,000 थी यदि हम ये छोटा ही उदाहरण देखें, लेकिन कुल जमा कितनी हो गई 19,000, जबकि बैंक के पास पैसे कितने आए थे, केवल 10,000 रुपये। यानी जो 10,000 से 19,000, 9,000 और बैंक ने अपने खाते में जो जमा कर लिया उसको ही हम क्या कहेंगे, मुद्रा का निर्माण। यानी जो राशि एक व्यक्ति जमा करता है उसमें से ही बैंक कई बार कई लोगों को ऋण प्रदान कर देता है। लिखेंगे कैसे कि हाँ, वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का मुख्य स्रोत है। वे अपने द्वारा ऋणों से संबंधित मांग जमाओं के रूप में साख सृजन करते हैं। ये जो 9,000 और जमा कर लिए, ये क्या है, मांग जमा। तो मांग जमा जो 9,000, मूल तो 10,000 जमा थे, लेकिन 9,000 और दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर दिए, ये क्या है, मांग जमा। और यही क्या कहलाएंगे, साख सृजन कहलाएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो वाणिज्यिक बैंक के मांग जमाओं और उनके नकद कोषों से कई गुना अधिक होते हैं। नकद कोष तो 10,000 था, लेकिन मांग जमा कितना हो गया, 19,000। और ये क्रम चलता रहेगा तो ये 10,000 कितने में परिवर्तित हो सकते हैं, 1,00,000 में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि हम मान लें कि नकद कोषों की राशि 1,000 है केवल, ये 10,000 की जगह हम 1,000 मांग लें, तथा मांग जमाएं 10,000 हैं, तो अर्थव्यवस्था में मतलब 1,000 से बार बार ऋण यदि देती जाए बैंक, तो 10% क्या हो जाएगा, 1,000 में 10 का गुणा करेंगे तो मांग जमा हमारी कितनी हो जाएंगी, 10,000। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों के 10 गुना अधिक हो जाएंगी। इस प्रकार नकद कोषों में 1,000 के आधार पर वाणिज्यिक बैंक मुद्रा की पूर्ति को 10,000 योगदान दे सकती हैं। देखिए, शॉर्ट में आप ये समझिए कि आपको क्या लिखना है। आपको ये लिखना है कि हाँ, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकें ही मुद्रा का निर्माण करती हैं, क्योंकि व्यावसायिक बैंकें जो हैं मांग जमा, जो उनके पास मूल धनराशि जमा होती है, वो उससे ऋण प्रदान करके उस राशि को कई गुना अधिक परिवर्तित कर सकती हैं। यदि CRR 10% है और मूलधन 1,000 है, मूल जमा 1,000 है, तो 10% यानी ये 1,000 से साख मुद्रा का निर्माण कितना हो सकता है, 1,000 गुणित 10 बराबर 10,000 के बराबर साख मुद्रा का निर्माण हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। देखिए, तो आग को शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड आती है, मतलब संकट मोचक, अंतिम संकट मोचक जो होता है वो क्या होता है, फायर ब्रिगेड होता है। वैसे ही यदि किसी बैंक में संकट आ जाए, संकट यानी बैंक अपने ऋणदाताओं को धन अदा ना कर पाए। अब बैंक ऋणदाताओं को धन कैसे अदा नहीं कर पाएगी, जैसे ये बैंक है, अब इस बैंक में एक व्यक्ति ने पैसे जमा किए 100 रुपये, बैंक ने 10 रुपये कोष में रखे और बाकी 90 रुपये जो हैं वो किसी दूसरे को ऋण के रूप में दे दिए। अब ये व्यक्ति पहुंच गया कि भाई मेरे तो मुझे पैसे चाहिए। अब बैंक के पास तो केवल 10 रुपये, क्योंकि 90 रुपये तो वो ऋण के रूप में दे चुका है। तो अब बैंक के पास आ गया संकट कि अब वो इसको पैसे अदा कैसे करे। तो इस संकट को दूर कौन करेगा, रिजर्व बैंक दूर करेगी। यानी ये जो बैंक है वो रिजर्व बैंक से पैसे लेकर और इस व्यक्ति को अदा कर देगी। बाद में ये ऋण का पैसा वापस आएगा तो वापस रिजर्व बैंक को पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार बैंकों पर कोई भी वित्तीय संकट आता है तो अंतिम ये बैंकें हैं, और इन पर जो भी वित्तीय संकट आता है तो अंतिम ऋणदाता कौन होता है, RBI होती है। चलिए अब हम देखते हैं आप लिखेंगे कैसे।
भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी कौन से काम करती है जिससे कि उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? जब एक वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संकट का सामना करती है, वित्तीय संकट यानी धन की कमी हो बैंक के पास, अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में विफल रहता है, मतलब बैंक जो है जहां जहां से ऋण प्राप्त या पैसे प्राप्त कर सकता है वहां से कहीं से भी पैसे प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो अब अंतिम उपाय क्या होगा? उसका अंतिम ऋणदाता कौन होगा? केंद्रीय बैंक होगा। जब किसी बैंक के पास कोई संकट आता है, वित्तीय संकट, और वो कहीं से भी धन प्राप्त करने में विफल होता है, तो उसका अंतिम उपाय कौन होता है? केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक होती है। उन्हें ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब जो ऋण के रूप में वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? रिजर्व बैंक प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक को यह भूमिका वाणिज्यिक बैंक को दिवालिया होने से बचाती है। अब ये दिवालिया क्या होता है? मान लीजिए कि कोई बैंक है और बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं 100 रुपये, और जब आप निकालने गए तो आपको बैंक पैसे नहीं दे पा रही, तो बैंक को दिवालिया घोषित हो जाएगी। तो अब बैंक क्या करेगी कि इसने ऋण के रूप में 90 रुपये दे दिए, अभी तो इसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये आरबीआई से पैसे लेकर और आपको पैसे अदा कर देगी, और इस प्रकार बैंक जो है दिवालिया होने से बच जाएगी। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए गारंटर की भूमिका अदा करता है। अब ये गारंटर क्या होता है? गारंटर का अर्थ होता है कि रिजर्व बैंक ये गारंटी लेता है कि कोई बैंक यदि धन अदा नहीं कर पा रही किसी ग्राहक का, तो वो आरबीआई उसको अदा करेगी, और अर्थव्यवस्था में एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली रखता है। यानी लोगों को विश्वास रहता है कि बैंक यदि अदा नहीं कर पाई तो आरबीआई अदा करेगी, इसलिए लोग बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि बैंक पर जब कोई वित्तीय संकट आता है तो क्या होता है? अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में वह विफल होता है, तो अंतिम ऋणदाता कौन होता है? आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक होता है, और रिजर्व बैंक क्या है? उसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे वह दिवालिया होने से बच जाती है। यह गारंटर की भूमिका अदा करता है, और इससे स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली का विकास हो जाता है। तो जो अंडरलाइन पॉइंट है ये की पॉइंट है, अगर आप इन्हें याद करेंगे तो आप आंसर लिख देंगे। तो आपको आंसर पूरा भी याद करना है और ये की पॉइंट अलग से भी याद करना है। इनसे आप सेंटेंस बनाकर और आंसर लिख सकते हैं।